मैं चाह रहा हूँ कि अब सभा का शुभारंभ किया जाए। काफी लोग जुड़ भी गए हैं, तो जी से निवेदन है, मैडम का स्वागत करें और सभा का सुचारू रूप से औपचारिक घोषणा भी कर दें। धन्यवाद। डॉक्टर राशि। गुड मॉर्निंग। आज के वेबिनार में जो भी डॉक्टर्स आए हैं, मैं सबका वेलकम करती हूँ और सबको बसंत पंचमी की शुभकामनाएं दे रही हूँ। आज का दिन सरस्वती माता का दिन है और ऐसी ही कृपा हमारे ऊपर रहे। माँ सरस्वती के ऐश्वर्य के कारण ही हम होम्योपैथी के ज्ञान के प्रसार में प्रवृत्त रहे, इस ज्ञान के प्रसार में अग्रणी रहे। मैं मनाभाव एक एएमटी और हॉरिजॉन ग्रुप की तरफ से मैम का बहुत थैंक यू बोलती हूँ। और मैम हमारे ग्रुप में सरस्वती ज्ञान का प्रचार करते हुए 1 साल हो गया है और नीलम मैम को देखे कभी कभी ऐसा लगता है कि उनकी वाणी सरस्वती के ज्ञान के रूप में अवतरित हुई है। और मैं मैम से बोलूंगी कि अपना केस शुरू करें मैम। थैंक यू सो मच डॉक्टर राशि। वेलकम मैडम। वेलकम दीदी। थैंक यू एवरीवन। या आपने बहुत बड़ी बात कह दी। इतना बड़ा तो मेरा ज्ञान नहीं है। आपने माँ सरस्वती की बात की है, इतना नहीं है, लेकिन जितना भी थोड़ा सा ज्ञान है मैं वो शेयर करने की कोशिश करूंगी। और सभी को बसंत पंचमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अभी हम अपना स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हमेशा मैं करती हूँ कि मैं एक ही बात बोलती हूँ कि पेशेंट मुझे आके दवाई पढ़ा के जाते हैं। हम दवाई पढ़ लेते हैं, हम स्टडी कर लेते हैं, लेकिन जब तक अप्लाई नहीं करेंगे तब तक उसका कोई फायदा नहीं है। तो ये पेशेंट आया जो मुझे एक मेडिसिन समझा के गया। आज हम उसी की बात करेंगे। 2 केसेस की बात करूंगी। चाहे ये पॉलीक्रेस्ट मेडिसिन है, बहुत बड़ी दवाई है, लेकिन कुछ रूप ऐसे होते हैं जो बहुत प्रोमिनेंट होते हैं किसी भी मेडिसिन में। तो सबसे पहले हम केस की मैं बात करती हूँ। ये एक लेडी है 37 इयर्स की। उसको क्रॉनिक साइनसाइटिस की प्रॉब्लम है। जब वो छोटी बच्ची थी तभी से उसको साइनस की प्रॉब्लम थी। तो उसकी सारी चीक्स पे स्वेलिंग आ जाती थी, उसकी आंखों पे स्वेलिंग आ जाती थी, यहाँ पे स्वेलिंग आ जाती थी। उसने बहुत सारी मेडिसिन ली, होम्योपैथी भी बहुत बार ली, और वो हमेशा वो एक ही बात बोलती थी कि जब भी मैं होम्योपैथी लेती हूँ तो वो मुझे एग्रीवेट कर जाती है, होम्योपैथी से मेरी प्रॉब्लम बढ़ जाती है। उसने आयुर्वेदिक भी ली, उसने देसी दवाइयां भी ली, और होम्योपैथी उसे कभी भी सूट नहीं करती। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, हम देख लेते हैं। अभी साइनसाइटिस की बात तो होनी थी, तो उन्होंने मुझे बोल दिया कि बेसिकली मुझे डिप्रेशन है, मुझे इंसोम्निया है, मुझे नींद नहीं आती, जिसके लिए वो हर रोज रेगुलरली स्लीपिंग पिल्स लेती है। और बहुत साल हो गए, 3-4 साल हो गए उसको ये स्लीपिंग पिल्स लेते हुए, तब उसको नींद आती है। और जब उसको साइनस की ज्यादा प्रॉब्लम होती है, शी टेक्स एविल। जो एविल पहले अंग्रेजी दवाई हुआ करती थी, अब तो सिट्रिजिन वगैरह टाइप ऑफ कई मेडिसिन ऐसी आ गई हैं जो एलर्जी के लिए या इन चीजों के लिए होती है। तो मैंने बोला कि बताओ कैसा डिप्रेशन, क्यों डिप्रेशन, क्योंकि अगर किसी को डिप्रेशन है तो उसके पीछे रीजन जरूर होगा। तो मैंने उनको पूछा कि क्या रीजन क्या है। कहती डॉक्टर साहब अदरवाइज तो मैं बहुत एग्रेसिव किस्म की लड़की हूँ, लेकिन मैं किसी को कुछ कहती नहीं हूँ, सब कुछ अपने अंदर ही रखती हूँ। लेकिन अगर मैं किसी को ऊंची बोल देती हूँ तो फिर मुझे पछतावा होता है, गिल्ट होता है कि क्यों बोला। वो हर चीज शी टॉलरेट्स एवरीथिंग, और वो हमेशा उसका एंगर सुप्रेशन में ही रहता है, सुप्रेस ही रहता है। म्यूजिक पसंद है, घूमना फिरना ज्यादा पसंद नहीं है, टीवी देखना पसंद नहीं है। तो आजकल शी सेड कि मैं बहुत बुरी फेज में से, अपनी जिंदगी की बहुत बुरी फेज में से गुजर रही हूँ। तो मैंने बोला कि हुआ क्या, कौन सी ऐसी प्रॉब्लम हुई। तो शी सेड के ऐसे चांसेस भी है कि मेरा डिवोर्स हो जाए।
मैंने कहा कि मुझे डिटेल में बताओ हुआ क्या है। तो वो बताने को ज्यादा राजी नहीं थी कि मैं मेरे साथ ये अपनी जो भी उसकी प्रॉब्लम है वो शेयर करें, लेकिन फिर भी उसने, मैंने कहा कि नहीं आप बताओ तो सही ना, कि तभी मुझे पता चलेगा आपकी क्या प्रॉब्लम है। देन उन्होंने अपनी स्टोरी बताई कि डॉक्टर साहब 4 साल हो गए मेरी शादी को, एक एनआरआई के साथ मेरी शादी हुई थी, वो 2 महीने यहाँ पे रहा और 2 महीने के बाद वो चला गया। जब वो हम 2 महीनों में हंसे खेले, लड़ाई भी हुई, छोटी छोटी बातों पे जो एडजस्टमेंट प्रॉब्लम्स होती हैं वो भी हुई, लेकिन जिस दिन वो 2 महीने के बाद जाने लगा तो वो मुझे क्या बोलता है, आवर रिलेशन कैन नॉट वर्क, ये हमारा जो रिश्ता है ये चल नहीं सकता, ये आगे नहीं चल सकता। हमने अपने, उसने लड़के ने बोला कि मैंने अपनी शादी को 2 महीने दिए, 2 महीने में हम बहुत लड़ाई की, हमने हर छोटी छोटी बात पे लड़ते थे, तो मुझे लगता है कि ये हमारा रिश्ता चलने वाला नहीं है। तो लड़की तो हैरान रहेगी कि इतना क्या हो गया, कोई ऐसी बात नहीं, सभी रिश्तों में लड़ाई होती है, ब्रदर सिस्टर में लड़ाई होती है, पेरेंट्स में लड़ाई होती है, सभी में थोड़ी थोड़ी छोटी मोटी बातें होती हैं, तो इतनी तो कोई बात हुई नहीं। ये कह के वो लड़का चला गया और उसको जाते जाते ये भी बोल गया कि अब मेरी वेट मत करना, वो वापस नहीं आएगा। तो उस दिन से वो लड़की कहती कि मैं आई एम अंडर डिप्रेशन, मुझे नींद नहीं आती, मैं सारा दिन उसके बारे में सोचती रहती हूँ, मैं उसे बहुत प्यार करती हूँ, बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ, आज भी करती हूँ, वो मुझे छोड़ के चला गया, उसने मुझे कोई फोन नहीं किया, कभी कोई फोन नहीं किया, कभी कोई लेटर नहीं लिखी, लेकिन मैं आज भी आई स्टिल लव दैट पर्सन। और मैंने शादी करवाने का तो कभी सोचा ही नहीं कि मैं दोबारा शादी करवाऊं या उसको मैं छोड़ दूं, मैंने कभी नहीं सोचा। मेरी टोटल जिंदगी बर्बाद कर गया, मुझे बिल्कुल खत्म कर गया, सब कुछ मेरा खत्म हो गया, क्योंकि ना उसने कभी कांटेक्ट किया, ना उसने कभी बात की, ना कभी कोई फोन, ना किसी रिश्तेदार के थ्रू कोई चिट्ठी पत्र, कुछ भी नहीं आया। तो मेरी सारी जिंदगी उस बंदे ने बर्बाद कर दी, लेकिन मैं आज भी उसकी वेट कर रही हूँ, मैं आज भी उसको प्यार कर रही हूँ, आज भी मैं उससे इतना जुड़ी हुई हूँ कि मैं उस रिश्ते से निकल ही नहीं पा रही। उसने मुझे बर्बाद कर दिया, उसने मुझे धोखा दिया। 2 महीने क्या होते हैं किसी भी रिलेशन को समझने समझाने के लिए, लेकिन उसने मुझे टोटली खत्म कर दिया। आई हैव लॉस्ट एवरीथिंग, सब कुछ खत्म हो गया, सब बर्बाद हो गया। दिस वॉज द केस। उसकी वजह से मैं कुछ नया नहीं कर सकती, अपनी जिंदगी को नए सिरे से स्टार्ट नहीं कर सकती, सब कुछ मेरा टोटली फिनिश्ड, खत्म, बर्बाद। सो दिस वॉज द केस। आई तो लेडी साइनस की प्रॉब्लम के लिए, साइनसाइटिस की प्रॉब्लम के लिए थी, लेकिन वो एक छोटी सी ये अपनी डिप्रेशन वाली स्टोरी बता गई, तो मेरी प्रेस्क्रिप्शन तो इसी स्टोरी पे ही बेस्ड होनी थी। किसी के मन में अभी तक कोई मेडिसिन आई हो, कोई सिम्टम, कोई रूब्रिक, कोई मेडिसिन अभी तक आप? ailment from disappointment क्या कहा मैडम? जी, इंग्लिश क्या कह रही है? from disappointment और ग्रीफ, लॉसिंग पर्सन आफ्टर। या बिल्कुल, तो बिल्कुल ठीक आप लोगों ने पहचाना, दिस वाज इग्नेशिया। आज हम इग्नेशिया ही करेंगे। तो यहाँ पे जो 2-3 फैक्टर्स बहुत कॉमन थे जो इग्नेशिया में सारी मेडिसिन के साथ साथ चलते हैं, दैट इज डिसअपॉइंटमेंट, डिसेप्शन, डिसअपॉइंटेड लव, ग्रीफ। यहाँ पे
हम इग्नेशिया ही क्यों सोचेंगे? क्यों इसके साथ वाली डिसअपॉइंटमेंट में एलिमेंट फ्रॉम डिसअपॉइंटमेंट, डिसेप्शन, अनहैप्पीनेस, 40-50 मेडिसिन है, लेकिन हम इग्नेशिया इसलिए सोचेंगे क्योंकि उसने बोला है कि मैं बर्बाद हो गई हूं। यहाँ पे रूब्रिक आएगा डिल्यूजन ruined ही इज। ही हो चाहे शी हो, हम कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसमें सिर्फ वी हैव 3 मेडिसिन, इग्नेशिया, विरेट्रम एंड कैलकेरिया का। सभी की अपनी तरह की स्टोरी होती है। तो इग्नेशिया में बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटमेंट, अनहैप्पीनेस, डिसेप्शन, ग्रीफ, सैडनेस, ये सारी चीजें बहुत साथ साथ चलेंगी। तो इस केस में मैंने जो मेन फीलिंग ली, डिसेप्शन इज फाउंड थ्रू आउट द केस, और उसको ruined एंड लॉस्ट एवरीथिंग, डिल्यूजन लॉस्ट एवरीथिंग इज में सिंगुलर इग्नेशिया है। ग्रीफ लूजिंग पर्सन और ऑब्जेक्ट आफ्टर में भी इग्नेशिया है। ग्रीफ साइलेंट विद डिसअपॉइंटेड लव में भी इग्नेशिया है, और कैपिटल बोल्ड लेटर्स में। तो ailment from disappointment and deception, lost everything, deception, ruined, इस सारे में इग्नेशिया वाज कॉमन। तो मैंने, जैसे मैं हर बार बताती हूँ कि मैं हमेशा डॉक्टर राजन शंकरन को बहुत क्लोजली उनको मैंने पढ़ा है। उनकी बुक्स सोल, स्पिरिट एंड सब्सटेंस, ये 3 उनकी जो मेन बुक्स हैं जिसके ऊपर उन्होंने बहुत ज्यादा बहुत अच्छे अच्छे केसेस लिखे हैं। तो जब मैं डॉक्टर राजन शंकरन को मैंने पढ़ा तो उन्होंने क्या लिखा था, that the nature of ignatia is like that of a woman who has invested her entire emotional bank balance into an individual। ये वो लोग इग्नेशिया वाले होते हैं जो एक इंसान में अपना सारा बैंक बैलेंस, कौन सा बैंक बैलेंस? इमोशनल बैंक बैलेंस, जो उनके साथ जुड़ा हुआ है वो सिर्फ एक इंसान में ये सारे का सारा इन्वेस्ट कर देते हैं और इसके साथ जुड़े रहते हैं। इस लेडी ने क्या बोला, लड़की ने, कि वो आज भी उस इंसान को प्यार कर रही है, आज भी कर रही है। अगर वो आज नहीं करती तो हमारा और कोई, हम और किसी तरीके से सोचते। लेकिन ये वो लोग होते हैं जो उस इंसान के साथ इतनी बुरी तरह से जुड़ जाते हैं कि उनको आगे कुछ दिखाई नहीं देता, बस वो इंसान चाहिए। She has invested all her entire emotional bank balance into an individual. She is very sensitive to the behavior of that individual. Any misbehavior or rudeness on his part affects her profoundly and causes grief and sorrow. वो उसकी rudeness थी जो जाते जाते उसको 2 बातें कह के गया। वो कह के गया कि ये हमारा रिश्ता ज्यादा नहीं चल सकता और आप मेरी वेट मत करना। The only way this mild woman feels she can bring back to good behavior and restore her equipoise. She is like a young woman in love and her future depends upon her marriage to this man. वो ऐसे सोचती है। और ये लड़की बहुत वेल मैनर्ड, सॉफ्ट स्पोकन, माइल्ड लुकिंग, वेरी अफेक्शनेट काइंड ऑफ लड़की थी। और मैंने उनको इग्नेशिया 1M की 1 डोज दी। जस्ट 15 डेज के बाद जब वो आती हैं तो शी सेज के आई एम 100% ओके, बिल्कुल 100% परफेक्टली ऑल राइट विद जस्ट फर्स्ट डोज। आई फील इट्स ए मिरेकल फॉर मी and I have not taken even for 15 days. I always had aggravations with homeopathy, but now no. Even I stopped sleeping pills. नींद नहीं आती थी, वो बिल्कुल just 1 डोज, पहली डोज के साथ ही मुझे नींद आनी शुरू हुई। तो उसकी सैक्लेक 2 महीने तक चली और उसके बाद उसकी साइनस की और डिप्रेशन की सारी प्रॉब्लम ठीक हो गई। अगर इसमें हम और रूब्रिक्स ऐड करने चाहें, वैसे तो सिर्फ ruined, lost everything, lost person of grief, lost person,
and object and grief, silent, love with disappointed. इस सब में इग्नेशिया सिंगल में पड़ी है। और इग्नेशिया वाले लोग इस तरह के होते हैं कि जो फॉलिंग इन लव वेरी इजीली। अब इसको हम नेट्रोम्योर से थोड़ा सा डिफरेंशिएट करते हैं कि नेट्रोम्योर किस तरह का होता है। वैसे मैं आगे डिटेल में नेट्रोम्योर के बारे में थोड़ा सा हम इससे, क्योंकि इग्नेशिया एंड नेट्रोम्योर बहुत क्लोज है। अगर हम इसी केस को करते हैं तो नेट्रोम्योर में रूइंड फीलिंग नहीं होती कि मैं बर्बाद हो गया, मेरा सब कुछ खत्म हो गया, लॉस्ट एवरीथिंग, वो नहीं होता। ना रूइंड है ना लॉस्ट एवरीथिंग है। इसमें ग्रीफ नहीं होता आफ्टर लूजिंग पर्सन और ऑब्जेक्ट्स, उसमें भी इग्नेशिया सिंगुलर है। इसने बोला कि मैं आगे कुछ कर नहीं सकती क्योंकि मेरा कुछ मन ही नहीं है कुछ आगे करने का। she is helpless, she has lost interest in everything, she doesn't want to do anything new। कुछ नया, अपने बारे में नया सोचना या कुछ भी नया करने का कोई भी मुझ में उत्साह ही नहीं है। इनिशिएटिव लैक ऑफ, क्योंकि वो उसके साथ जुड़ी हुई है, तो वो नेट्रोम्योर में इनिशिएटिव लैक ऑफ नहीं है। बहुत सारे डिसअपॉइंटमेंट वाले रूब्रिक इसमें इकट्ठे हैं। दोनों में एलिमेंट फ्रॉम डिसअपॉइंटमेंट डिसेप्शन है, दोनों में डिसअपॉइंटेड एंड अनहैप्पीनेस है, दोनों में अनहैप्पीनेस विद सैडनेस है, दोनों में अनहैप्पीनेस सैडनेस विद साइलेंट ग्रीफ है। लेकिन जो रूइंड है, जो लॉस्ट फीलिंग है कि सब कुछ खत्म हो गया, बर्बाद हो गया, वो नेट्रोम्योर में नहीं मिलेगा। सो इस केस के अकॉर्डिंगली हम ये देखते हैं कि इस केस में बर्बाद वाली फीलिंग इसको इग्नेशिया में लेके गई और हम नेट्रोम्योर इसमें हमने नहीं दी, और कोई भी इसके आसपास कोई ऐसी दवाइयां नहीं थी। अब हम बात करते हैं कि इग्नेशिया किस तरह का पर्सन होता है। सभी ने इग्नेशिया बहुत अच्छी तरह से इस्तेमाल की होगी, लेकिन जब भी हम किसी मेडिसिन को पढ़ते हैं तो फिर से उसके नया रूप, क्योंकि पॉलीटेस्ट मेडिसिन होने की वजह से इसके सैकड़ों रूप हैं, सैकड़ों हजारों रूप हैं। किसी भी रूप में पेशेंट आपके पास आ सकता है। अगर हम बेसिक इसकी बात करें इग्नेशिया की, इसमें दो तरह की पिक्चर्स मिलती हैं। पहली, एक बहुत बोल्ड एंड करेजियस इग्नेशिया, ऑडेसिटी, बहुत ज्यादा करेजियस, बहुत हौसले वाला, डिफाइंड। और दूसरी इसमें पिक्चर मिलती है बहुत ज्यादा माइल्ड, जिसमें बहुत ज्यादा नम्रता है। सो अगर हम पहली बात करते हैं ऑडेसिटी, ऑडेसिटी क्या होती है? ऑडेसिटी होती है कि ब्रेव बंदा, डेयरिंग, फियरलेस, साहसी, एरोगेंट, जो अपने परवाह नहीं करता, हौसले वाला, बहुत ज्यादा साहसी। उसके बाद आता है करेजियस, करेज, बहुत ज्यादा हौसला रखने वाला, बहुत ज्यादा बोल्ड, जो डेंजर का, खतरे का उसकी बिल्कुल परवाह नहीं करता। इस तरह का करेज, हौसला। तीसरा वर्ड इसमें आता है डिफाइंट। डिफाइंट एक वो लोग होते हैं जो अथॉरिटी को चैलेंज करते हैं। जैसे अभी किसानों ने अथॉरिटी को चैलेंज किया था, वो डिफाइंट थे। उनको, उनमें चाहे अथॉरिटी ने गलत किया चाहे ठीक किया, अगर इग्नेशिया को लगता है ये गलत है तो वो आवाज उठाएगा। चैलेंज करना, अथॉरिटी को चैलेंज करना। उसके बाद आता है इनजस्टिस कैन नॉट सपोर्ट। इग्नेशिया बहुत बेसिक मेडिसिन में है, जो शुरू में कैंट में इनजस्टिस कैन नॉट सपोर्ट में थी। इनजस्टिस होता है किसी के साथ जस्टिस ना होना, किसी के साथ
क्या वर्ड यूज करेंगे हिंदी में? अन्याय बर्दाश्त न कर पाना। हाँ, अन्याय बर्दाश्त नहीं कर पाना। ना अपने खिलाफ ये करता है ना दूसरे के खिलाफ करता है, किसी और के खिलाफ भी ये अन्याय बर्दाश्त नहीं करता। और फिर कैसा बन जाता है? क्वारलसम, लड़ाका, लड़ाई करनी। सो इस तरह से ये वो लोग होते हैं जो किसी के साथ भी इनजस्टिस बर्दाश्त नहीं करते, बहुत ऑडेसिटी, बहुत हौसले वाले, बहुत ज्यादा डिफाइंड, हर एक के साथ लड़ाई ले लेने वाले, यहां तक कि जो आज पावर में है उसके साथ भी लड़ाई ले लेनी, डिफाइंड, अपने सिस्टम के साथ भी लड़ाई ले लेनी, इस तरह के होते हैं। ये है इसका एक रूप जो बोल्ड एंड करेज वाला है। इसका दूसरा रूप, सेकेंड साइड इज माइल्ड एंड कवर्टाइज, बहुत ज्यादा माइल्ड। हमें ये रूप एक पेशेंट में भी मिल सकते हैं, हमें ये रूप डिफरेंट पेशेंट्स में भी मिल सकता है। सो माइल्ड, बहुत नरम स्वभाव का। एंड कवर्टाइज, कवर्टाइज कौन होता है? जो डरपोक होता है, जो अपनी बात रख नहीं सकता। इग्नेशिया में ऐसा भी आता है। और इसके मॉरल्स बहुत हाई मॉरल्स होते हैं, एथिक्स बहुत हाई होते हैं, बहुत सेंसिटिव होता है कि अगर कोई इसके मॉरल्स के ऊपर बात करे और दूसरा उसकी बात ना माने, तो इसके मॉरल्स बहुत हाई होते हैं। माइल्डनेस, कितनी माइल्डनेस होती है, कितना माइल्ड होता है या कितना कवर्डाइज होता है? माइल्डनेस bears suffering without outrage and complaining। जितनी मर्जी सफरिंग हो, जितना मर्जी तकलीफ हो रही हो इसको, ये कभी भी कंप्लेन नहीं करेगा। माइल्डनेस bears suffering, जो भी इसको सफरिंग हो रही है, तकलीफ हो रही है, उसको बर्दाश्त करता है। विदाउट कंप्लेनिंग, बिना कंप्लेन किए, बिना शिकायत किए, एंड इवन आउटरेज, बिना एक्सप्रेस किए, बहुत ज्यादा बवाल खड़ा किए। सो ये बर्दाश्त करता है, इतना माइल्ड होता है। He bears everything inside, तभी suppressed anger या बहुत ज्यादा suppression इसमें होता है। और दूसरा जो है कॉवर्डाइज, कॉवर्डाइज होता है डरपोक किस्म का बंदा। किस तरह का कॉवर्डाइज? opinion without courage of own। cowardice opinion cannot express। cowardice इतना है कि अपना ओपिनियन ही नहीं रख सकता। दूसरे ने कुछ गलत किया है या कुछ भी ऐसा हुआ है तो ये अपना ओपिनियन नहीं रखेगा। जैसे बहुत सारे रिश्तों में सास बहू का रिश्ता है, सास ने कुछ कह दिया तो ये इतनी डरती है उससे कि अपने व्यूज भी नहीं रख सकती, ये कह सकती ही नहीं है, इसमें इतनी हिम्मत ही नहीं है। विदाउट करेज, इसमें इतना हौसला ही नहीं है कि रख सके। इसमें वी हैव 3 मेडिसिन, पेट्रोलियम, इग्नेशिया एंड ग्रेफाइट्स। और हम तीनों मेडिसिन को बहुत कॉमनली इनको यूज करते हैं। माइल्डनेस के अंडर एक और रूब्रिक है, चलो मैं अभी बाद में बता देती हूँ। उसमें भी ऐसा ही है। इसमें अकेला प्यार का नहीं है कि प्यार ने धोखा दिया, एलिमेंट फ्रॉम फ्रेंडशिप डिसीव्ड, दोस्ती में भी इसको कोई धोखा दे सकता है। इसको हर्ट होने का बहुत डर रहता है कि मुझे कहीं कोई हर्ट ना कर दे, फियर ऑफ हर्ट इमोशनली, क्योंकि सारी मेडिसिन इमोशंस के साथ जुड़ी हुई है। इनसेनिटी फ्रॉम लव डिसअपॉइंटेड, इन पागल हो जाता है, पागलपन की हद तक प्यार करता है और पागल ही हो जाता है। इनसेनिटी तक की स्टेजेस आ जाती हैं इसमें, प्यार में, प्यार खो जाने की वजह से। ये तो हो गया इसका एक रूप। उसके बाद इसकी
मैं एक और केस बताती हूँ जो थोड़ा डिफरेंट एंगल से है, लेकिन है इग्नेशिया का। ये एक 37 इयर्स के पेशेंट मेरे पास आए। नो, ये तो वही केस है। ये एक मेल पेशेंट है। हाँ, तो ये भी 37 इयर्स के ही है। तो इन्होंने मुझे बोला कि डॉक्टर साहब मैं एक बार, जहां से इन्होंने एक कहानी स्टार्ट की कि मैं एक बार किसी रिवर में डूबता डूबता 3 बार मुझे गोते आए रिवर में, और 3 बार डूबता डूबता बहुत मुश्किल, बहुत एफर्ट के साथ, बहुत स्ट्रगल के साथ बाहर निकला। तो उन्होंने बोला कि मुझे बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, और मैंने बहुत सारी एलोपैथी, होम्योपैथी, बहुत बड़े बड़े डॉक्टर से, आयुर्वेदिक, पता नहीं कितने सालों से मैं खाई जा रहा हूं, लेकिन I got relief with Cifilinum high dose for some time। और इनको होम्योपैथी दवाइयों का बहुत पता था। तो इन्होंने बोला कि मुझे जो 2-3 मेन प्रॉब्लम है, सबसे पहली मुझे नींद नहीं आती, दूसरा मुझे डर बहुत ज्यादा लगे रहते हैं, फियर्स, फोबियाज, पसीना आ जाएगा एकदम, और पैल्पिटेशंस रात को, मेरा ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है, और मेरे कानों में आवाजें आती हैं, टिनटिस की प्रॉब्लम है। हाई ब्लड प्रेशर इतना ज्यादा हो जाता है जब मुझे डर लगते हैं कि मेरा नीचे वाला जो ब्लड प्रेशर है वो 110 तक पहुंच जाता है। फिर उन्होंने बोला आई हैव क्लॉस्ट्रोफोबिया। तो मैं एक बार कहते ट्रेन में गया तो मुझे इतनी घबराहट हुई कि मैं यहां से कैसे बाहर निकल जाऊं, और मुझे हमेशा सेहत की चिंता रहती है। बार बार मैं टेस्ट करवाता रहता हूँ, अपने टेस्ट, अपनी फैमिली के टेस्ट बार बार करवाता रहता हूँ। मुझे हाइट से बहुत डर लगता है। मैं सिर्फ कुछ कुछ बातें बता रही हूँ, सारा केस नहीं बता रही। तो सारा केस नहीं बता रही, मैं कुछ कुछ इंपॉर्टेंट बातें बता रही हूँ। मैं भीड़ भड़के में नहीं जा सकता, मैं क्राउड्स में नहीं जा सकता। तो मैं जब भी दिखाता हूं तो किसी बहुत स्पेशलिस्ट को, स्पेशल डॉक्टर्स को, हमेशा मैं सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स को दिखाता हूं। तो जब उन्होंने इतनी चीजें बताई, इसमें एक्सक्लूसिव 2 था, फैमिली की एंजाइटी थी, थोड़ा मुझे ईगोटिज्म भी दिखा, थोड़ा माइल्डनेस भी थी, उनको मेडिसिन दी लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा। उसके बाद दोबारा मैंने देखा कि है क्या ये, क्योंकि उनका केस बहुत ज्यादा लंबा था, जो मैं अभी 6-7 पेजेस भरे हुए थे उस पे उनके केस के। जब मैंने दोबारा से उसको 2-3 बार रीड किया तो उसमें से क्या निकला, द पेशेंट वॉज वेरी इंटेलिजेंट। उन्होंने बोला कि मैं बहुत इंटेलिजेंट हूँ डॉक्टर साहब, मैं स्कॉलरशिप होल्डर हूँ। जब भी मैंने अपने कॉलेज में और स्कूल में हर जगह पे मैंने स्कॉलरशिप पाया है, और मेरे पास आके उन्होंने कम से कम 10 वर्ड्स मेडिकल के बोले। मेडिकल, मुझे डॉक्टर साहब क्लॉस्ट्रोफोबिया है, मुझे हाइपोकॉन्ड्रियासिस है, मुझे पता नहीं कितने को वर्ड्स उन्होंने बोले। मैंने कहा आपको ये मेडिकल वर्ड्स कैसे याद है? तो उन्होंने कहा कि डॉक्टर साहब मैं हर रोज डिक्शनरी, जब मैं 10th में था तभी से मैं हर रोज डिक्शनरी पढ़ता हूँ, मैं सारे वर्ड्स को यूज करता हूँ। वो बंदा बहुत अच्छी तरह से टर्बन वगैरह बांध के, बहुत माइल्ड, बहुत जेंटल, बहुत यील्डिंग टाइप, इस तरह का लग रहा था। तो मैंने जब सारा केस 2-3 बार पढ़ा, 2-3 बार पढ़ने के बाद एक रूब्रिक मेरे मन में आया, क्विक टू परसीव एंड रैपिड इन एग्जीक्यूशन, क्योंकि ये बहुत इंटेलिजेंट होते हैं। क्विक टू परसीव कि कोई भी चीज को जल्दी से पकड़ लेना, जल्दी से समझ जाना, एंड रैपिड इन एग्जीक्यूशन, और उसको अप्लाई भी कर देना।
जैसे इन्होंने मेडिकल की, अब मुझे वो वर्ड्स भूल गए जो मैंने 10-12 वर्ड्स मैंने इनके केस के साइड पे लिखे हुए हैं जो इन्होंने बार बार बोले, और मैंने स्पेशली इनसे ये बात भी पूछी। तो इसमें देयर वाज ओनली वन मेडिसिन, दैट वाज इग्नेशिया, जो उसकी फिर इनकी सेकंड चीज थी कि मैं रेगुलर टेस्ट करवाता हूं अपनी फैमिली के। तो मैंने पूछा जी कोई प्रॉब्लम? कहते नहीं प्रॉब्लम नहीं है, मुझे वैसे ही टेंशन रहती है अपनी फैमिली की, तो इसलिए मैं बार बार उनके टेस्ट करवाता रहता हूं। जो इग्नेशिया के और रूब्रिक्स मैंने इनके साथ जोड़े, इनका कॉम्प्रिहेंशन इजी, ये क्योंकि इंटेलिजेंट बहुत होते हैं तो कॉम्प्रिहेंशन बहुत जल्दी ये चीजों को समझ जाते हैं। और ये कहते थे कि रात को मैं अपना रिवॉल्वर अपने पास रख के सोता हूं क्योंकि रात को मुझे डर बहुत लगता है और मेरे मन में होता है कि कोई आया तो गोली चला दूंगा, और एकदम मैं ऐसे डर के उठ जाता हूं, बहुत बार उठता हूं, अपनी फैमिली की चिंता। frightened at night on waking, fear of impending disease, fear happens something will, anxiety with fears, anxiety hypochondriacal। और उन्होंने मुझे बोला कि मैं कोई भी मुझे काम कह दे, मैं इतनी जिम्मेवारी से वो काम लेता हूं कि बस काम खत्म ही करना है, वो चाहे मैं 1 दिन में कर दूं चाहे 2 दिनों में, वो मेरे दिमाग में हमेशा घूमता रहता है कि इसका ये काम है। ये बंदा ऑफिसर है वैसे, लेकिन बिल्कुल भी अपनी पोजीशन से सेटिस्फाइड नहीं था। ड्यूटी टू मच सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी टेक्स टू सीरियसली, ये इग्नेशिया में होता है। माइल्डनेस, अफेक्शनेट, यील्डिंग, सिंपैथेटिक, vivacious, और इसके बच्चे किस तरह के होते हैं इग्नेशिया के? प्रिकॉसिटी इन चिल्ड्रन, जो बच्चे अपनी एज से ज्यादा मैच्योर होते हैं, जो होते तो 5 साल के हैं लेकिन बातें 15 साल वाले बच्चे की करते हैं, या पेरेंट्स आके हमें कहते हैं कि डॉक्टर साहब कई बार तो ये ऐसी बातें करती है कि हम तो हैरान ही रह जाते हैं कि तुम में इतनी मैच्योरिटी, वो प्रिकॉसिटी होती है। तो इग्नेशिया वाले बच्चों में प्रिकॉसिटी होती है। एंड प्रॉपर टू मतलब बिल्कुल हूबहू जैसा किया वैसा करना, प्रॉपर टू। इनजस्टिस कैन नॉट सपोर्ट। अब हम बात करते हैं कि नेट्रम्योर और इग्नेशिया किस किस कंटेक्स्ट में डिफरेंट होती हैं। दोनों में बहुत चीजें कॉमन है जैसे हमने देखा, लेकिन दोनों में बहुत चीजें डिफरेंट भी है। एक और रूब्रिक इसका रह गया, जेलसी इन चिल्ड्रन, इग्नेशिया का। सिर्फ मैं उन रूब्रिक्स की बात कर रही हूँ जो हम कॉमनली यूज करते हैं। जेलसी इन चिल्ड्रन, न्यूबॉर्न गेट्स ऑल द अटेंशन व्हेन द, ये वो बच्चे होते हैं, इसमें 2 मेडिसिन है, हायोसेमस एंड इग्नेशिया, कि ये जब घर में कोई नया बच्चा जन्म लेता है तो ये बड़े वाले बच्चे को लगता है कि मुझे तो कोई पूछता ही नहीं है, सारी अटेंशन तो उसकी तरफ चली गई है। तो ये इस तरह से जेलसी उससे करते हैं। जेलसी में ये दूसरे बच्चे को कई बार उठा के जमीन पे भी फेंक देते हैं, इस तरह की जेलसी होती है। जेलसी चिल्ड्रन when newborn child gets the attention of the family, क्योंकि जब छोटा बच्चा होता है तो सारी फैमिली उसी के ऊपर ध्यान देने लग जाती है, और जो बड़ा बच्चा होता है वो बेचारा इग्नोर्ड फील करता है। तो उसमें ये जेलसी, न्यूबॉर्न चाइल्ड गेट्स द अटेंशन ऑफ फैमिली। अब हम कुछ ऐसी चीजें करेंगे इग्नेशिया एंड नेट्रम्योर के बारे में जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जब इग्नेशिया के साथ धोखा हुआ, डिसेप्शन हुई, डिसअपॉइंटमेंट हुई, तो उसको फीलिंग आई कि वो बर्बाद हो गया, उसका सब कुछ खत्म हो गया।
नेट्रोम्योर में क्या फीलिंग आई? एब्जॉर्ब्ड, एज इफ व्हाट वुड बिकम ऑफ हिम इन फ्यूचर, कि वो इतना अपने ख्यालों में एब्जॉर्ब हो गया कि अब मेरा बनेगा क्या, ये बंदा मुझे छोड़ के चला गया, अब मेरा होगा क्या, व्हाट वुड बिकम ऑफ हिम, ये नेट्रोम्योर सोचता है। सिंगुलर नेट्रोम्योर है इसमें। एब्जॉर्ब्ड, बहुत एब्जॉर्ब हो जाना, सोचों में डूब जाना, घुस जाना उसमें कि मेरा होगा क्या, व्हाट वुड बिकम ऑफ हिम, मेरा अब बनेगा क्या, मेरा क्या होगा। इग्नेशिया में वो बर्बाद हो गया, उसको ये लग गया, इसमें बर्बाद नहीं हुआ, इसको लग रहा है कि अब मेरा होगा क्या आगे। और इसमें सिंगुलर नेट्रोम्योर है। इग्नेशिया में नेट्रोम्योर एम्बिशियस है, लेकिन इग्नेशिया में कोई एम्बिशन नहीं है। नेट्रोम्योर हैज इंक्रीज्ड एम्बिशन। इग्नेशिया की जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, बहुत ज्यादा रेस्पिरेटरी डिफिकल्टीज इसमें ज्यादा आती हैं। नेट्रोम्योर में पैरालिसिस काइंड ऑफ डिफिकल्टीज आती है। दोनों बेनोवलेंट हैं। दोनों में बेनोवलेंस है। बेनोवलेंस होता है परोपकारी बंदा, किसी की मदद करना। लेकिन नेट्रोम्योर में साथ में ब्लेस्फेमी एंड कर्सिंग भी है। ब्लेस्फेमी होती है गालियां निकालना, कर्सिंग करना, तुम बर्बाद हो जाओ, तुम खत्म हो जाओ, इस तरह से कर्स करना, किसी को श्राप देना। ब्लेस्फेमी, भगवान को गालियां निकालना, इस तरह से वो उसकी स्टेज नेट्रोम्योर में कई बार आती है। नेट्रोम्योर कंटेंट है। इग्नेशिया बहुत सारे कॉन्ट्ररी रूब्रिक्स में पाया गया है। कॉन्ट्ररी, करेजियस है बहुत ज्यादा, कॉवर्डाइज टू एक्सप्रेस हिज ओपिनियन है। नेट्रोम्योर में ऐसा नहीं है। वो इस तरह का डरपोक नहीं है कि वो कॉवर्डाइज नहीं है कि अपने एक्सप्रेस ना कर सके। डिजायर्स नेट्रोम्योर में बहुत ज्यादा है एज कंपेयर टू इग्नेशिया। नेट्रोम्योर वांट्स एवरीथिंग व्हाट अनदर वन इज यूजिंग। नेट्रोम्योर की इस तरह की डिजायर्स हैं। व्हाट अनदर वन इज यूजिंग, वो मुझे चाहिए। नेट्रोम्योर इज estranged and forsaken by family. इग्नेशिया में ऐसा नहीं है। नई रेपर्टरीज में चाहे कुछ ना कुछ ऐड होता रहता है। मेडिसिन जहाँ पे 10 थी पहले, वहां 20 हो गई, 20 के बाद 40 हो गई। इनमें से कुछ चीजें डिफरेंट हो सकती हैं, लेकिन ये जो एस्ट्रेंज है, फोरसेकन है बाय हर फैमिली, वो नेट्रोम्योर में है, विच इज एब्सेंट इन इग्नेशिया। नेट्रोम्योर इज फास्टिडियस। He is exclusive to. Exclusive क्या होता है? I am exclusive. जैसे exclusive collection of things होती है कि बहुत स्पेशल चीज है, तो वो खुद को बहुत एक्सक्लूसिव समझता है। डिग्निफाइड, डिग्निटी में सिर्फ 5 मेडिसिन है, जिनमें से नेट्रोम्योर एक है। बहुत ज्यादा हाईली डिग्निफाइड होता है, जिसका खुद का मान सम्मान उसको लगता है। एंड प्रॉपर टू, और प्रॉपर टू जो मैंने अभी बताया कि हर चीज हूबहू जैसी है वैसी ही चाहिए, बिल्कुल प्रॉपर। इसमें भी 2-3 मेडिसिन है। जो नेट्रोम्योर का सबसे बड़ा फियर है, फियर ऑफ बीइंग पिटेड, कि लोग मेरे ऊपर तरस खाएं। नो, बिल्कुल भी नहीं। मुझे किसी की हमदर्दी नहीं चाहिए, इग्नेशिया को भी नहीं चाहिए। मुझे किसी की कंसोलेशन नहीं चाहिए, लेकिन लोग मेरे ऊपर तरस खाएं, मैं ऐसा भी नहीं। नेट्रोम्योर कि बिल्कुल भी नहीं, मुझे कोई भी मेरे ऊपर तरस ना खाए। हेल्पलेसनेस की फीलिंग नेट्रोम्योर में है, इग्नेशिया में नहीं है। इग्नेशिया में हम बिल्कुल भी हेल्पलेसनेस नहीं देखते।
Many rubrics under hysterical, sighing, shrieking, insanity, ये सभी इग्नेशिया में हैं और नेट्रोम्योर में बहुत कम ऐसे रूब्रिक्स हैं। हिस्टेरिकल रूब्रिक्स वो ज्यादा नेट्रोम्योर में, इंसेनिटी वाले पागल हो जाना प्यार में, श्रीकिंग चीखना चिल्लाना, साइंग आह निकलनी, वो सब कुछ इग्नेशिया में ज्यादा है एंड वेरी लेस इन नेट्रोम्योर। नेट्रोम्योर या इग्नेशिया दोनों बहुत जल्दी किसी से प्यार कर लेते हैं, बहुत जल्दी प्यार में पड़ जाते हैं, लेकिन दोनों के प्यार में क्या डिफरेंस है? नेट्रोम्योर किसी से भी प्यार कर लेता है आउट ऑफ सोशल कंटेक्स्ट। बाहर कोई सब्जी वाला है उससे भी उसको प्यार हो सकता है। लव विद अ मैरिड मैन, कि जो कोई पहले ही शादीशुदा है उससे प्यार करना। ये मैंने एक बहुत अच्छा केस ठीक किया था नेट्रोम्योर से, कभी उसको भी मैं बताऊंगी नेक्स्ट टाइम, अगर नेट्रोम्योर का वही केस बताऊंगी। वो एक लड़की थी जिसको एक मैरिड मैन से, उसके 2-3 बच्चे भी थे, उससे प्यार हो गया और उसको और मल्टीपल प्रॉब्लम्स थी, वो इससे नेट्रोम्योर से ठीक हुई थी। सो नेट्रोम्योर loves out of social context, loves with a married man and loves with coachman, loves to she loves wrong person, गलत बंदे से प्यार हो गया, पता ही नहीं चला कब हो गया, एकदम प्यार में पड़ जाना, ये नेट्रोम्योर। और इग्नेशिया में ऐसा नहीं होता, ये बहुत लॉयल होते हैं, नेट्रोम्योर वाले बहुत ज्यादा लॉयल होते हैं। अगर हम इग्नेशिया की बात करें, इग्नेशिया मॉक्स अदर्स, दूसरों का मजाक उड़ाना, सरकाज़म, दूसरों के ऊपर व्यंग करना, दूसरों का मखौल उड़ाना, ये इग्नेशिया में ज्यादा मिलता है, जो कि एब्सेंट है नेट्रोम्योर में। नेट्रोम्योर में एक ये भी है कि रेस्ट फीलिंग व्हेन लुकिंग इन द मिरर, इसको खुद को, अपना चेहरा, अपना सब कुछ बहुत रेस्ट लगता है, बिगड़ा हुआ लगता है, खराब लगता है। इसलिए जब भी किसी ने पिक्चर लेनी होती है तो नेट्रोम्योर हमेशा कहता है मेरी पिक्चर नहीं लेनी, रहने दो रहने दो। नेट्रोम्योर हैज रेवरेंस फॉर अदर्स, रेवरेंस फॉर दोज अराउंड, जो उसके आसपास होते हैं उनके लिए उसके मन में बहुत ज्यादा मान सम्मान होता है। इग्नेशिया में ये रूब्रिक नहीं है। एवर्शन टू फैमिली मेंबर्स, एवर्शन टू हस्बैंड, एवर्शन टू चिल्ड्रन, ये सब कुछ नेट्रोम्योर में है, इग्नेशिया में नहीं है। इग्नेशिया में एवर्शन टू वेमेन एंड चिल्ड्रन है। सो इस तरह से बहुत बार डॉक्टर्स हमसे पूछते हैं कि दोनों को डिफरेंशिएट करें, कैसे करें। दोनों में बहुत सारे डिफरेंशिएटिंग पॉइंट है। जो सबसे बड़ा तो एक ही पॉइंट है, इनजस्टिस कैन नॉट टॉलरेट, इनजस्टिस कैन नॉट सपोर्ट, कैन नॉट बियर। वो अकेला इग्नेशिया में है, नेट्रोम्योर में नहीं है। दोनों माइल्ड हैं, दोनों यील्डिंग हैं। Ignatia says world is too bad to beget children. Netromyor has strong desire to beget children. Netromyor को बहुत ज्यादा बच्चों की जरूरत महसूस होती है, has a strong desire for children. लेकिन इग्नेशिया कहता है no, world is too bad. इसके आगे अगर हम इसकी इग्नेशिया के कुछ एग्रेसिव रूब्रिक जो इसके बहुत ज्यादा एग्रेशन शो करते हैं, इरिटेबिलिटी, कॉन्ट्राडिक्शन फ्रॉम स्लाइटेस्ट, थोड़ी सी कॉन्ट्राडिक्शन हुई ये बर्दाश्त नहीं करता, इरिटेट हो जाता है इग्नेशिया। अब हम इग्नेशिया की बात कर रहे हैं, जो नेट्रोम्योर थी वो उसके साथ कंपैरिजन पूरा हो गया। वाइल्डनेस एट ट्राइफल्स, छोटी सी बात पे पागल हो जाना, जंगलीपना दिखाना, वाइल्ड हो जाना, इस तरह का इग्नेशिया होता है। एब्यूसिव, इंसल्टिंग, एडमोनिशन, काइंडली एग्रीवेट,
एडमोनिशन किसी को डांटना, डपटना, थोड़ा सा कह देना, अगर वो काइंडली भी कहा गया है तो भी इग्नेशिया वाला उसका गुस्सा मानेगा, उसको उसकी एग्रीवेशन होगी, क्योंकि एलिमेंट फ्रॉम पनिशमेंट में भी इग्नेशिया है कि किसी ने, टीचर ने सजा दे दी, टीचर ने कोई पनिशमेंट दे दी, इसकी प्रॉब्लम स्टार्ट। अगर एडमोनिशन हुई, चाहे काइंडली है, चाहे प्यार से ही उसको बोला, थोड़ा डांटा है, तो भी इसकी एग्रीवेशन है। और फिर ये क्या करता है? किक्स विद लेग्स, अपनी टांगे मारेगा, किक करेगा दूसरे को, इस तरह का इसका गुस्सा होता है। कंसोलेशन, काइंड वर्ड्स एग्रीवेट, कि कोई प्यार से उसको समझा रहा है, कंसोल कर रहा है, वो भी इग्नेशिया को बर्दाश्त नहीं है। ये रिजर्व्ड होते हैं, इनको कंपनी बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, एंड इंट्रोवर्टेड होते हैं। रिजर्व वो लोग होते हैं जो दूसरों के साथ जल्दी खुलते नहीं है, जो दूसरों के साथ अपनी चीजें, कोई जनरल चीजें भी शेयर नहीं करते। सीक्रेटिव भी होते हैं, जो अपने राज होते हैं किसी के साथ शेयर नहीं करते। ये हमने बहुत बार ऐसी चीजें देखी है। रिजर्व, इंट्रोवर्टेड, सीक्रेटिव, हाइड डिजायर टू, के हाइड करते हैं। उसके बाद इनकी प्रॉब्लम कहाँ से स्टार्ट होती है? हमने तो अभी तक सिर्फ एक ही चीज की है कि लव डिसअपॉइंटमेंट। अदरवाइज तो बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, और क्योंकि पॉलीटेस्ट मेडिसिन है तो बहुत सारे इसमें रीजंस हैं जहां से इसकी प्रॉब्लम स्टार्ट होती है। एलिमेंट फ्रॉम बीइंग अब्यूज्ड, सेक्सुअली अब्यूज्ड, एलिमेंट फ्रॉम एंगर, फ्रॉम केयर्स, वरीज, डेथ, डिसअपॉइंटमेंट, डिस्कॉर्ड बिटवीन फ्रेंड्स, पेरेंट्स, मतलब बहुत सारे ऐसे रीजंस हैं। फियर, फ्राइट, फ्रेंडशिप डिसीव्ड, ग्रीफ, और ये कॉमनली यूज होते हैं ये वाले। उसके साथ साथ एलिमेंट फ्रॉम फाइनेंशियल लॉस, इसमें पैसे का लॉस हो गया, किसी ने इसको पैसा इसका मार लिया, या वेल्थ या प्रॉपर्टी, पैसे का नुकसान हो गया, प्रॉपर्टी का नुकसान, किसी ने इसके साथ धोखा करके प्रॉपर्टी अपने नाम करवा ली। किसी रिश्तेदारी में भी हो सकती है, फ्रेंड्स में भी हो सकती है, कोई दूसरा भी कर सकता है। एलिमेंट फ्रॉम लूजिंग मनी, फाइनेंशियल लॉस में कुछ भी आ सकता है, प्रॉपर्टी आ सकती है, वेल्थ आ सकती है, लेकिन मनी में पर्टिकुलरली मनी है, पैसा है। एलिमेंट फ्रॉम प्लेस लॉस ऑफ, जो उसकी जगह है, प्लेस है, पोजीशन है, वो लॉस ऑफ। और सैडनेस फ्रॉम रिवर्स ऑफ फॉर्च्यून, इसको उदासी किस चीज से होती है कि इसकी तो किस्मत ही खराब है, किस्मत ही बदल गई। रिवर्स ऑफ फॉर्च्यून, फॉर्च्यून होती है गुड लक, वो उल्ट हो गई, रिवर्स हो गई, खत्म हो गई। सैडनेस फ्रॉम रिवर्स ऑफ फॉर्च्यून, के पैसे का नुकसान हो गया, रिश्तों का नुकसान हो गया, प्रॉपर्टी का नुकसान हो गया, दोस्ती चली गई, और इसकी तो किस्मत ही उलट गई। इतनी अच्छी किस्मत थी, इतना सब कुछ अच्छा चल रहा था, अब ये उदास है क्योंकि इसकी रिवर्स ऑफ फॉर्च्यून हो गया। इसको लगता है कि कुछ डिल्यूजन्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। डिल्यूजन, क्रिटिसाइज शी इज, इसको लगता है कि मुझे लोग क्रिटिसाइज करते हैं। डिल्यूजन, इंसल्टेड ही इज, इसकी लोगों ने बेइज्जती की है। डिल्यूजन, लाफ्ड एट, मॉक्ड बीइंग, मॉक होता है मजाक उड़ाना, मजाक, जेस्टिंग, मजाक करना, ये भी ये बर्दाश्त नहीं करता। लेकिन मॉकिंग, मजाक उड़ाना, दोनों में फर्क है। हंसी मजाक तो जनरल चीजें होती हैं, जेस्टिंग, जोकिंग, लेकिन जो मॉकिंग है वो मजाक उड़ाना होता है दूसरे का। तो इसको लगता है कि लोग मेरे ऊपर हंसते हैं, ही इज बीइंग मॉक्ड, ही इज सेंसिटिव टू मॉरल इंप्रेशंस। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसमें। इसके प्रिंसिपल्स, इसकी जिंदगी के प्रिंसिपल्स
बहुत ज्यादा हाई होते हैं, क्योंकि ये इनजस्टिस कैन नॉट सपोर्ट में भी है। राइट और रॉन्ग का जो फंडा है वो इसके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। डिल्यूजन रॉन्ग ही हैज डन, इसको कभी कभी लगता है कि शायद मैंने कुछ, ही हैज डन समथिंग रॉन्ग, ही हैज निग्लेक्टेड हिज ड्यूटी, he has done wrong, he has not fulfilled his duty, इसलिए लोग इस पे हंस रहे हैं, या लोग इसकी बातें कर रहे हैं, या लोग इसकी इंसल्ट करते हैं। और ये सारे तो हमने कर लिए कि delusion, ruined being, sadness from love, disappointment, fear of being hurt, ailment from losing, insanity from grief, grief कई जगह पे इसमें आया है। सैडनेस, अनहैप्पीनेस, डिसअपॉइंटमेंट एंड ग्रीफ, ये 4-5 वर्ड्स इसके साथ के साथ चलेंगे। और जब रोने की बारी आती है, वीपिंग, वीप कैन नॉट दो सैड, तो ये रो नहीं सकता। वीपिंग, वीप कैन नॉट दो सैड, उदास होने के बावजूद भी इसको रोना नहीं आता। वीपिंग फ्रॉम कॉन्ट्राडिक्शन तो बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करता। वीपिंग फ्रॉम म्यूजिक, वीपिंग व्हेन रिफ्यूज्ड एनीथिंग। अदरवाइज ये बहुत रोमांटिक किस्म के लोग होते हैं, वो ही रोमांस अपने पार्टनर से ढूंढते हैं, पार्टनर से मांगते हैं, लेकिन इनको कई बार ये सब चीजें नहीं मिलती, इस वजह से ये इनको रोना ज्यादा आता है। सो आई थिंक जो हम कॉमनली रूब्रिक्स यूज करते हैं सब के सब ये हो चुके हैं। या ऑलमोस्ट ऑल द रूब्रिक्स जो हम कॉमनली यूज करते हैं वो वी हैव डन। इसमें अम्यूजमेंट एवर्शन है, एंड गुस्सा बहुत ज्यादा है, वॉयलेंट एंगर है, छोटी छोटी बातों पे है, सडनली एकदम गुस्सा चढ़ जाना। एंगर फ्रॉम रेप्रोचेस, अगर इसको कोई इसके ऊपर ब्लेम लगाता है, रेप्रोचेस होता है किसी के ऊपर ब्लेम लगाना कि तुमने ये किया है, तो वो सुन के इसको बहुत गुस्सा आता है। एंगर फ्रॉम कॉन्ट्राडिक्शन फ्रॉम बीइंग कंसोल्ड। एंजाइटी फैमिली, नहीं एंजाइटी फैमिली नहीं, एंजाइटी विद फियर्स, एंजाइटी अलोन, फिट्स ऑफ एंजाइटी, जिन लोगों के को एंजाइटी के, टेंशन के, घबराहट के फिट्स पड़ते हैं, दिस इज द मेडिसिन फॉर दैट। एंजाइटी मनी मैटर्स अबाउट, एंजाइटी हेल्थ अबाउट वंस ओन हेल्थ, एंजाइटी हाइपोकॉन्ड्रियाकल। सो इस तरह से आई थिंक मोस्ट ऑफ द रूब्रिक्स जो हम करते हैं इग्नेशिया में यूज करते हैं, आई थिंक आई हैव डन। किसी के पास किसी ने कोई क्वेश्चन पूछना हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। मैम इसमें एक रूब्रिक है डिल्यूजन मैरिज ही इज, वो एक बार समझा दीजिए। डिल्यूजन मैरिज ही इज, डिल्यूजन मैरिज ही इज, डिल्यूजन मैरिज ही इज मैरिड। वैसे मैंने ये कभी रूब्रिक यूज नहीं किया, लेकिन मैंने बहुत बार पढ़ा है। बहुत सारे लोग इसको मेटाफोरिकली यूज करते हैं कि जो लोग बहुत ज्यादा, जिनको दवाइयां लेनी पड़ती हैं या लेते हैं, या कोई ऐसी सिचुएशन होती है जिसको इन्होंने निभाना ही निभाना है, तो वहां पे वो ये यूज करते हैं ही इज मैरिड। डिल्यूजन ही इज मैरिड, मेरी तो शादी होती है, तो आप एक प्रॉमिस में बंध जाते हो कि आपने सारी जिंदगी उसके साथ गुजारनी है, आपने अच्छे बुरे टाइम में उसका साथ देना है। तो यहाँ पे ही इज मैरिड मतलब कि वो जो दवाइयां ले रहा है तो वो उनके साथ जुड़ गया है। वैसे मैंने ये कभी यूज नहीं किया ये रूब्रिक। या अ काइंड ऑफ कमिटमेंट, लाइफ लॉन्ग कमिटमेंट, वेरी गुड रिटर्न।
डॉक्टर सोनाली ने लिखा है कि हाँ, कमिटमेंट, पूरी जिंदगी की कमिटमेंट। तो इसमें सिंगुलर है क्या डिल्यूजन? इज ही मैरिड? जी मैम, सिंगुलर है। सिंगुलर है। आपका मैम जो केस था फर्स्ट लेडी वाला, उसमें वो कहती है कि अब मैं किसी और से शादी नहीं कर सकती, और जो ये फीलिंग था, वो फीलिंग ऐसा लगा कि भाई वो मैरिड है तो अभी और किसी के साथ में। जी मैम, या यूज कर सकते हैं वहां पे। हालांकि मैंने वहां नहीं लिए, मैंने कभी भी इस रूब्रिक को यूज नहीं किया, लेकिन मैंने पढ़ा बहुत बार है, मुझे कभी यूज करने का मौका नहीं मिला। लेकिन बिल्कुल आपने ठीक कहा कि हम वहां पे ले सकते हैं, ही इज मैरिड, और वो उसी के साथ जुड़ी हुई है, चाहे उस बंदे ने उसको छोड़ दिया, लेकिन ये जुड़ी हुई है, इसकी कमिटमेंट इसकी तरफ से पूरी चल रही है कि मैं आज भी उसके साथ जुड़ी हुई हूँ। या डॉक्टर साहब एक बात और आती है, जैसे मीरा ने कृष्ण से, भले अभी थे नहीं, तो उनसे अपनी शादी कहती थी कि जैसे उनके भजनों में ना कि मेरे तो गिरधर गोपाल, क्या इस तरह का सेंस क्या सकता है? हाँ, यही सेंस है इनका। हाँ, बहुत ज्यादा। देखो मीरा को कृष्ण जी से कितना ज्यादा प्यार, कितना ज्यादा। वो ये इग्नेशिया वाला लव है जिसमें आपने टोटल इमोशनल बैंक उस बंदे में इन्वेस्ट कर दिया, 100%, 200%, 500%, जितना है उससे भी ज्यादा आपने इन्वेस्ट कर दिया। जी बिल्कुल, वहां पे छोड़ भी नहीं रहे, अब छोड़ना भी नहीं चाह रहे हैं उनको जो इन्वेस्ट किया है। नो, ये नहीं छोड़ता, इग्नेशिया नहीं छोड़ता। वो डॉक्टर राजन शंकर की जो मैंने 2 लाइनें बोली थी, उन्होंने यही लिखा कि वो छोड़ता ही नहीं है। उसी वजह से उसको इग्नेशिया दी थी कि वो छोड़ती नहीं। वो आज भी उस इंसान के साथ जो उसको सिर्फ 2 वर्ड बोल के चला गया कि हमारा रिश्ता नहीं चल सकता, हमने अपने रिलेशन को 2 महीने दिए हैं और अब तुम मेरी वेट ना करना, लेकिन वो 4 साल हो गए इस बात को, वो आज भी उसके साथ जुड़ी हुई थी। लेकिन मुझे ये लड़की बाद में मिली नहीं। अगर कभी मिलती तो मैं इससे पूछती कि इसने दोबारा शादी की या नहीं की। कभी मिली तो डेफिनेटली मैं इसको दोबारा अपनी बुक में लिखूंगी कि हाँ, इग्नेशिया लेने के बाद इसने शादी कर ली या कैसे। कभी भी मिली तो मैं डेफिनेटली ये मैं लिखूंगी, क्योंकि इग्नेशिया ने उसको उस चीज से तोड़ना था, उसकी नई शुरुआत करनी थी। अगर उसकी गोलियां, नींद वाली गोलियां खत्म होगी, उसने एवल लेनी बंद कर दी, उसको और सभी तरफ से आराम मिला, तो नेचुरल है कि उसका वो रिलेशन वहां से टूटेगा, और टूटना जरूरी है उसके आगे बढ़ने के लिए, उसके लाइफ के आगे बढ़ने के लिए। दैट वाज मस्ट। अगर नहीं हम इग्नेशिया देते तो हो सकता है वो सारी जिंदगी उसकी वेट करती रहती। मैंने उससे पूछा कि आपके घर वाले कभी कहते हैं, लेकिन मैंने कहा नहीं, मैंने शादी नहीं करनी, मैंने बस शादी एक बार। हाँ जी, इसी को लव साइलेंट ग्रीफ विद कहते हैं। हाँ जी, लव विद साइलेंट ग्रीफ, बिल्कुल बिल्कुल जी। एनी अदर क्वेश्चन? मुझे लगता है कि सबको अच्छी तरह से समझ आ गई होगी, जितना भी पार्ट मैंने करवाया, जितना भी हम यूज करते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट इग्नेशिया। मैम बहुत अच्छा सेशन था आपका। ठीक है डॉक्टर संजय जी, धन्यवाद मैडम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सभी साथियों ने जिन्होंने आपका प्रोग्राम ज्वाइन किया, मेरी तरफ से उनके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। माँ सरस्वती उन पर कृपा बना रखे। धन्यवाद जी, बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू ऑल ऑफ यू। ओके जी, ओके, थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम जी, थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। थैंक यू या वेलकम एवरीवन।